दो क्वेश्चन बचे ना। फाइव एंड 7, ठीक। नहीं, ये बहुत बड़े बड़े दो क्वेश्चन हैं। अगला चैप्टर अगली क्लास में। कोई चांस 8:15 बजे तक जाएगा। दो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, दूसरा क्वेश्चन खास तौर पे बहुत बड़ा। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज हमने दो क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, बस ये दो क्वेश्चन करने। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑन पेज नंबर 277। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 277। फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट as on 31st March 31st March, you are required to prepare funds flow statement. आप देखिएगा, पहले आपको 2010 फिर 2011 की बैलेंस शीट गिवन है, पहले ओपनिंग फिर क्लोजिंग। चलिए काम करते हैं। यस प्लीज, करंट लायबिलिटीज को टिक करिए। करंट लायबिलिटीज हैं बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड क्रेडिटर्स। करंट एसेट्स को टिक करिएगा। बैंक, अच्छा बैंक के नीचे लिखा है इन्वेस्टमेंट। क्या ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? क्या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है? अगर आपका जवाब है हां, तो ये करंट एसेट है, टिक कर दीजिए। और अगर आपका जवाब है नहीं, तो ये करंट एसेट नहीं है, टिक मत करिए। स्टॉक और डेटर्स तो पक्का ही करंट एसेट है। स्टॉक और डेटर्स तो पक्का ही करंट। सिर्फ पीछे कर दो, पीछे कर दो। नाउ लिसन प्लीज। तो आइए डिसीजन लें कि इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है कि नहीं। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हां इसे करंट एसेट मान लेते हैं? अच्छा आप ये बताओ, करंट एसेट इसे क्यों माने? अच्छा, ये करंट एसेट्स के बीच में आ रहा है। इनका लॉजिक ये है कि जब ऊपर लिखा हुआ है बैंक और नीचे लिखा है इन्वेस्टमेंट, क्या बैंक बैलेंस के लिखते ही करंट एसेट की लिस्ट स्टार्ट हो गई थी? और अगर करंट एसेट की लिस्ट स्टार्ट हो गई थी, फिर इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट मानिए, क्योंकि वो बैंक अकाउंट के नीचे लिखा हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट ऊपर लिखा होता और बैंक नीचे लिखा होता तो डाउटफुल होता। तो मैं भी कहता चलो इन्वेस्टमेंट को आप करंट मत मानो, पर अब वो ऊपर लिखेंगे बैंक और नीचे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट एविडेंस है इस बात को मानने के लिए कि इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट मान लिया जाए। पिछली क्लास में हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट पढ़ा था ना, हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट का हिस्सा माना था ना। करंट एसेट मानकर हम आपके लिए अच्छा ही करेंगे।
क्योंकि करंट एसेट मानने का मतलब है इसका कुछ नहीं करना, है ना। लेकिन फिर भी लॉजिकल ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। भाई हम करंट एसेट मानने के लिए भी तैयार बैठे हैं, और अगर करंट एसेट नहीं माननी हम उसके लिए भी तैयार बैठे। तो फैसला हो गया, हम इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट मानना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि वो करंट एसेट्स की लिस्ट में लिखा हुआ। तो आप इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर दीजिए। हम इसको मान रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हम इसको मान रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर additional equity shares were issued to the extent of rupees 25,000 by way of bonus shares. Number 2, interim dividend of 4,000 paid. Number 3, movement in reserve for replacement of machinery account represents a transfer to profit and loss account. During the year, one item of plant was upvalued by rupees 3,000. Credit for this taken to the profit and loss account. 1,600 being expenditure on fixed asset for the year ended on 31st March 2010, wrongly debited to sundry debtors, corrected in the next year. Fixed asset costing rupees 6,000, accumulated depreciation 4,800, sold for rupees 250. Preference shares were redeemed at 10% premium. Okay. एडजस्टमेंट नंबर 5 में वापस जाइए, एडजस्टमेंट नंबर 5 में वापस जाइए। हां जी, एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा है कि पिछले साल हमने खरीदी तो फिक्स एसेट थी, पर एंट्री गलती से डेटर्स अकाउंट में चली गई। अगर आपने ये गलती करी थी तो बैलेंस शीट कैसे मिल गई फिर? हां, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर गलती बैलेंस शीट पर बुरा असर भी डाले। एंट्री फिक्स एसेट में नहीं डेटर्स में चली गई तो भी बैलेंस शीट तो तब भी मिलनी ही थी। अच्छा बताइएगा, फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 2,40,000। अच्छा, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 88,000। और ये दोनों बैलेंसेस गलत है ना, क्योंकि जो एंट्री जानी चाहिए थी फिक्स एसेट अकाउंट में वो गलती से चली गई डेटर्स अकाउंट में, और ये दोनों एंट्रीज गलत हैं। अब आपको लग सकता है, ये गलती से आपको लगेगा कि शायद मैं प्रिंटिंग एरर ठीक करवा रहा हूं, पर यह कोई प्रिंटिंग एरर को ठीक करने का तरीका नहीं है, यह आंसर देने का तरीका। और आंसर देने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन में जाइए और फिक्स एसेट 2,40,000 है ना, इसको काट दीजिए और इसके बदले लिखिए 2,41,700। मैं ये आपको आंसर करवा के दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिंटिंग एरर है उसको ठीक कर दो, मैं कह रहा हूं आंसर करिए। क्वेश्चन में जाइए और क्वेश्चन में 2,40,000 लिखा ना, उसको काट दीजिए। ऐसे बुरी तरह मत काटना कि बिल्कुल नजर ना आए। कैसे मैंने एक लाइन से इसको काटा और 2,41,700 लिख दो। सिमिलरली इसे भी काट दो और इसके बदले लिख दो 86,300। अब ये बताइए, अगर पिछले साल गलती नहीं हुई होती तो क्या फिक्स एसेट का बैलेंस इतना होना चाहिए था? डेटर्स का बैलेंस इतना होना चाहिए था? तो मैंने पिछले साल की गलती को सुधार दिया। मैंने फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस 1700 बढ़ा दिया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1700 कम कर दिया। मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट को सुधार दिया। सुधर गई ओपनिंग बैलेंस शीट। अब आप एडजस्टमेंट नंबर 5 को भूल जाइए, समझिए वो एडजस्टमेंट है ही नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 5 है ही नहीं।
मैंने असल में करा क्या है कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट गलत बनी हुई थी, मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट को ठीक कर दिया और मैंने कहा जी अब एडजस्टमेंट नंबर 5 को भूल जाइए। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये मैं प्रिंटिंग एरर ठीक नहीं करवा रहा हूं, ऐसे आंसर दिया जाता है। आंसर देने की पहली शर्त यह है कि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट गलत बन गई थी तो पहले उसे ठीक करिए, उसके बाद आंसर आगे शुरू होगा। कोई सवाल है इसके ऊपर? बताइए उसका क्या करना, बताओ तो सही क्या करना है उसका। सवाल तो पूछ रहे, जवाब भी तो दो। कितना कितना कैसे? हमें क्या पता 1700 की फिक्स एसेट कौन सी डेट को खरीदी गई थी। बेहतर है अपनी समस्याएं ना बढ़ाई जाए। क्यों ना यह मान लिया जाए कि यह आखिरी डेट को खरीदने वाला मामला रहा होगा और वो डेप्रीसिएशन पर असर नहीं डाल रहा होगा। मैंने कहा ना, मैं अपनी समस्याएं बढ़ाना नहीं चाहता। फिर तो दिनों की कैलकुलेशन होगी भाई, फिर तो हमारी समस्याएं बढ़ सकती है ना, वो काम हमको नहीं करना है। तो ये तय हो गया कि आपने ओपनिंग बैलेंस शीट को ठीक कर दिया। ओपनिंग फिक्स्ड एसेट 1700 आपने बढ़ा दिया, ओपनिंग डेटर 1700 आपने घटा दिया और एडजस्टमेंट नंबर 5 को आप अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। आइए आंसर शुरू करें। हां जी, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा बना लीजिए, सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस, और साथ में क्या काम करें, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। लायबिलिटी साइड पर जाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताइएगा 100350। चलिए आपने क्या लिखा, 100350। फिर आप मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी बता दीजिए, 102700। $102,700। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करें कि एसेट साइड से? चलो ठीक है, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस 75,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000। क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन होंगी। अकाउंट बनाइएगा, इक्विटी कैपिटल अकाउंट।
इक्विटी कैपिटल अकाउंट, इक्विटी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखिए ₹75,000। इक्विटी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस लिखिए 1,20,000। चलिए, आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, बताइए इक्विटी कैपिटल कितना इंक्रीज हो गया है? 75,000 एंड 1,20,000 कितना इंक्रीज हो गया? 45,000। पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है कि 25,000 का इक्विटी कैपिटल इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इश्यू करे। क्या ये एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ है? क्या ये एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ है? $25,000 का हिसाब किताब तो समझ में आ रहा है, लेकिन 25,000 से बात पूरी बन नहीं रही है। बाकी 20,000 हम कहां से लाएंगे? मतलब क्या है उसका? पब्लिक इश्यू। अच्छा, पब्लिक इश्यू का मतलब हो गया शेयर्स इश्यूड टू न्यू शेयर होल्डर्स, यानी हमने नए शेयर होल्डर्स को ज्वाइन करवाया। तो पहले मैं 20,000 के बारे में बात करूं। एंट्री क्या होनी चाहिए? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री तो ठीक है ना। पर ये जो हमने 25,000 के बोनस शेयर इश्यू करे हैं, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? बाय, नाउ लिसन प्लीज। अब जरा मतलब समझा जाए, ध्यान से सुनेगा इस एक्सप्लेनेशन को, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। लोग ये गलती से कहते हैं कि बोनस शेयर का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स मुफ्त में दे देना। मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता, मुफ्त का तो हिसाब किताब नहीं। हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहा हम तुम्हें शेयर्स देना चाहते, शेयर्स ले लो, पैसे दे दो। अगर हम पब्लिक से पैसे मांग सकते हैं, नए शेयर होल्डर से पैसे मांग सकते हैं, तो हम आपसे क्यों नहीं मांग सकते? पैसे दो, शेयर लो। शेयर दे रहे हैं ना, आखिरकार पैसे हमें मिलने चाहिए। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने कहा हमारे कुछ रुपए आपके पास पड़े, एडजस्ट कर लो। ये अच्छा नहीं लगता ना कि हम आपको रुपए भिजवाएं, आप ही के पास हमारे कुछ रुपए पड़े हैं, एडजस्ट कर लो। तो कंपनी ने पूछा जी आपके कौन से रुपए पड़े हमारे पास? तो उन्होंने कहा आप देखिए लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व का बैलेंस लिखा हुआ है, वो किसका है? हमारा ही तो है। तो कंपनी ने कहा ओके, तय हो गया, तय हो गया, आप जनरल रिजर्व पर अपना राइट छोड़ रहे हैं और बदले में हमसे इक्विटी शेयर ले रहे, ये तय हो गया ना। बाद में ये तो नहीं कहोगे इक्विटी शेयर भी दे दो और जनरल रिजर्व का पैसा भी हमारा है, आप उसे छोड़ो फिर। तो लायबिलिटी साइड पर क्या होगा? जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगा। यह होता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देने का तरीका। नए शेयर होल्डर को कहो कि पैसा दो और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहो आप ही के पैसे पड़े हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, आप जनरल रिजर्व पर अपना राइट छोड़ दीजिए, हम बदले में आपको नए शेयर दे देते हैं। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ऐसे ही करना चाहिए ना मेरे को, लिखा नहीं है मैंने अभी, पर मुझे ऐसे ही करना चाहिए।
एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, अगर आप उसे डेबिट करोगे तो आप कह रहे हो जनरल रिजर्व खत्म कर दो, बदले में शेयर्स इश्यू कर दो, है कि नहीं? पर इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है ही नहीं। लायबिलिटी साइड पर हमने देखा जनरल रिजर्व कहीं लिखा है ही नहीं। क्या करें? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर ब्रैकेट्स में लिखेगा बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स पक्का जनरल रिजर्व। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब आपने कहा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जरूर ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर है। वैसे मान लीजिए प्रॉफिट आ रहा था 2 लाख रुपए, वैसे 2 लाख आ रहा था, तब हमें 2 लाख रुपए शेयर होल्डर को देने होते ना। अब हमने शेयर होल्डर्स को कहा 2 लाख में 25,000 छोड़ दो, 25,000 छोड़ दो और 25,000 के शेयर्स ले लो। तो इसका मतलब सेटलमेंट क्या हुआ कि इस साल के प्रॉफिट पर आप 25,000 का अपना राइट छोड़ दीजिए, बदले में आप 25,000 के इक्विटी शेयर ले लीजिए। क्या यह बात सही है कि नहीं? इसे बोलते हैं बोनस शेयर इशू करना। बोनस शेयर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ एडजस्टमेंट करो और उसे कहो कि जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पैसे को छोड़ दो और बदले में इक्विटी शेयर हमसे ले लो। मेरे ख्याल से एंट्री आपको समझ में आ रही, कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है। हालांकि अकाउंट्स पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर कभी कभी मजबूरी में मैं पढ़ा भी देता हूं कि आखिरकार ये फिलॉसफी कैसे बनी है, लायबिलिटी साइड पर एडजस्टमेंट्स कैसे होती। जब आप ये कहते हो कि 20,000 रुपए का कैश रिसीव करो नए शेयर होल्डर से, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ गया। Issue of equity shares for cash, the amount is rupees 20,000। ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। दूसरी बात, जब इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा था तो क्या आपने ऐसा एक्सपेंडिचर वहां लिखा था? क्या ऐसे एक्सपेंडिचर को बिजनेस एक्सपेंडिचर कहा जा सकता है? तो इसका मतलब हम इसको डी रिकॉग्नाइज करते हैं, हम इसकी करेक्शन एंट्री पास करेंगे टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेगा बोनस शेयर्स और अमाउंट रिकॉर्ड करिए ₹25,000। अगर इक्विटी कैपिटल का कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन 2 क्वेश्चन में ये डिस्कशन का जो लेवल है ये काफी हाई लेवल तक जाएगा। मैं इस तरीके की डिस्कशन को इंटेलेक्चुअल लेवल डिस्कशन कहता हूं कि जी आखिरकार शेयर कैसे इशू करे जाते हैं, नए शेयर होल्डर को कैसे पकड़ा जाता है और पुराने शेयर होल्डर के साथ एडजस्टमेंट कैसे करी जाती। ओके, बात खत्म हो गई। अब मामले को आगे बढ़ाया जाए। लायबिलिटी साइड पर अगला मैटर कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। हां जी, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगला मैटर कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस कितना है?
80,000 रुपए। इसका मतलब आपने रिडीम करा। एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़िए कि प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम पे रिडीम किया गया। क्या आप चाहेंगे कि मैं प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट बनाऊं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाऊं? जरूरत नहीं उसकी। कितनी बार मैंने समझाया है कि कुछ स्टूडेंट्स को साथ में नहीं बैठना, ये बार बार क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलिए, आपने कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं? 20,000 के, और वो आपने रिडम्पशन किया है 10% प्रीमियम पर। तो एप्लीकेशन साइट पे जाइएगा और लिखेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम। 20,000 के प्रेफरेंस शेयर हैं, अगर उनको 10% प्रीमियम पर रिडीम करा जाए तो कितनी पेमेंट होगी? ₹22,000। ₹22,000। ओके। अच्छा, इसमें प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 2,000। वो 2,000 आपने कहां से अरेंज करा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अरेंज करना रीजनेबल एंट्री नहीं मानी जा सकती है, आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ₹2,000। चलिए, इसी बहाने हमने अपने कुछ अकाउंट बचा लिए, वरना हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट भी बनाना पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल से अब हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कितनी पेमेंट करी है, कितना प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया गया होगा। अब आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10,000। और रिजर्व आपका 5,000 रुपए कम हो गया। रिजर्व को बढ़ते हुए तो हमने कई बार देखा है, रिजर्व को कम होते भी देख लीजिए। रिजर्व एक तरीके से ऐसा है ना, जैसे बच्चे गुल्लक बनाते कि जी पैसे को अलग करके रख लो, किसी खास काम में इस्तेमाल करेंगे। आपने लिखा है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। आपने ये रिजर्व इसलिए मेंटेन करा है क्योंकि बाद में मशीनरी को रिप्लेस करना होगा, रुपयों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपने ये रिजर्व मेंटेन करा। और अगर आपने 5,000 खर्च करे हैं तो शायद आपने इसी काम के लिए खर्च करे हो या किसी और काम के लिए खर्च करे हैं, तो बता दीजिए। हाँ, लिखा है क्वेश्चन में कि रिजर्व का पैसा कहां खर्च हुआ। कहां लिखा हुआ है? टेकन टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मान लीजिए एक घर में एक आदमी ने क्या करा कि पहले तो बच्चे की जो गुल्लक बनी हुई थी कि उसमें पैसे जमा हो रहे हैं, उससे बच्चों के खिलौने खरीदे जाएंगे। तो एक दिन वो पैसे निकालकर खिलौने खरीद नहीं थे, पर क्या करा आदमी ने, बच्चे की गुल्लक में से पैसे निकाल ली और उसने आके बताया जी ये मेरी कमाई है,
कि मेरी इनकम, सुनकर अजीब सा लग रहा है, पर अजीब क्या लग रहा है, यही तो वो कह रहे हैं ये, और वो क्या कह रहे हैं कि हमने रिजर्व से पैसे निकाले, गुल्लक से पैसे निकाले और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दिया। हमने उसे इस साल की इनकम बनाया, इनकम रिकॉर्डेड एज इनकम ऑफ द करंट ईयर। क्या इस तरीके से इनकम लिखना आपको जस्टिफाइड लग रहा है? नहीं। गुल्लक से निकाले गए पैसे आप इनकम कैसे लिख सकते हैं? हम इस तरीके से इनकम रिकॉर्ड करने के फेवर में नहीं है। हम इसकी करेक्शन एंट्री पास करें बाय रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी अकाउंट, और ब्रैकेट्स में लिखेगा रिजर्व विथड्रॉन, रिजर्व विथड्रॉन, और रिजर्व विथड्रॉन कितना है रुपीस 5,000, 5,000 रुपए। रिजर्व का पैसा निकाला गया और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा गया, अपनी इनकम को जबरदस्ती बढ़ाया गया। हम इस तरीके से इनकम बढ़ाने के फेवर में नहीं है और हम कहते हैं कि इसको करेक्ट करिए। पॉइंट वैलिड। आगे बढ़े, आगे लॉन्ग टर्म लोन, ओपनिंग बैलेंस 0, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। क्या लिखा जाए? रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन रुपीस 40,000, 40,000 रुपए। रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन रुपीस 40,000, 40,000 रुपए। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड क्रेडिटर्स को भूल जाइए, वो तो करंट लायबिलिटी के मैटर्स हैं। प्रोपोज डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस 12,000, क्लोजिंग बैलेंस 24,000, पूरे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा। तो आइए पिछले साल का प्रोपोज डिविडेंड इस साल पे करा जाए। और जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है उसे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा जाए। ओके, अब इंटरिम डिविडेंड भी पढ़ ले, वो सबसे आसान होता है। इंटरिम डिविडेंड कितना है? 4,000 रुपए। चलिए, अब हमें ऐसा लगता है कि हमने लायबिलिटी साइड को पूरी तरह डील कर लिया। चलिए, लायबिलिटी साइड डील हो गई ना। अब रह गया सिर्फ एसेट, और एसेट में भी रह गया सिर्फ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि बाकी सब तो करंट एसेट है। अच्छा, कौन कौन सी एडजस्टमेंट डील करनी है? 4 एंड 6। एडजस्टमेंट नंबर 5 तो अब रही नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 4 है, एडजस्टमेंट नंबर 6 है, और फिक्स्ड एसेट है। तो आइए फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना शुरू कर दें। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट।
आप मुझे फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस बताएंगे कितना? 241700 241700 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना, ये हमने ठीक लिखा ना 241700। यस, 241700 ठीक लिखा ना। अब आप मुझे फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बताएंगे? 253730 253730। अच्छा, आपने ओपनिंग बैलेंस को ठीक करा, क्या क्लोजिंग बैलेंस ठीक ही था? मतलब क्लोजिंग बैलेंस तो गलत नहीं था ना? ये आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना दिया। एडजस्टमेंट नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर one item of plant was upvalued by rupees 3000, upvalued by rupees 3000, fixed asset account debit। अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते तो क्या एंट्री होती? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर वो कहते हैं हमने परचेज थोड़ी करी, हमने अप वैल्यू कर दी, तो क्रेडिट कहां चला गया फिर? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेगा अप वैल्यूड, अप वैल्यूड। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है फिक्स कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसी बेकार सी एंट्रीज लिखता है। प्लांट को अप वैल्यू कर दिया, मतलब सोते सोते आपको सपना आया कि जी प्लांट की कीमत बढ़ गई, 3000 पे बढ़ा दो जी। क्यों बढ़ा दो? बस ऐसे ही बढ़ा दो। अब क्रेडिट भेजोगे कहां पर फिर उसको? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी अनरीजनेबल। पता नहीं इस एंट्री को हम लोग बर्दाश्त भी कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं इन एंट्रीज को। जबरदस्ती की एंट्री है, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर विश्वास नहीं होता कि वैसे बेकार सी एंट्रीज बढ़ाते हैं। असल फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़े। अब वो कहते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 में कि एक पुरानी फिक्स्ड एसेट जो कभी 6000 की खरीदी गई थी, आज हमने उसे बेच दिया। बेच दिया तो बाहर निकाल दें फिर, बाय फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, यही एंट्रीज थी ना। अब ये बताइएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट साइड पे डिफरेंस कितना आ रहा है और उसका मतलब क्या है? टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेजेस। वन 5030, आपने लिखा 15030, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बन गया। वर्किंग कैपिटल पर कोई असर पड़ रहा है तो बता दो। परचेज की वजह से और वर्किंग कैपिटल पर कोई असर पड़ रहा है? नो, वर्किंग कैपिटल पर असर तो नहीं पड़ा। पर क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई गलती सुधारना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, फिक्स एसेट अकाउंट, ये जो आपने प्लांट को अप वैल्यू करा है, ये एंट्री गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। इस तरीके से इनकम रिकॉर्ड करने के हम अगेंस्ट हैं, ऐसी इनकम हमसे नहीं देखी जाती। तो आइए हम इसको करेक्ट करें बाय अप वैल्यूएशन ऑफ प्लांट रुपीस
3000। ओके, मैटर डिस्कस हो गया। जो वर्किंग कैपिटल पर असर पड़ रहा था वो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में लिखा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलत एंट्री चली गई थी उसको हमने रेक्टिफाई भी कर दिया है। अब कौन सा अकाउंट बनाए? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। आप मुझे इसका ओपनिंग बैलेंस बताएंगे? 90,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। क्लोजिंग बैलेंस बताइएगा 98,480। 98,480। वो कहते हैं एक पुरानी फिक्स्ड एसेट है जिसकी कॉस्ट 6,000 है, जिसको बेचा गया है, उस पर आज तक का डेप्रीसिएशन था 4,800 रुपए। तो आइए 4,800 को बाहर निकाला जाए। डेबिट साइड पर लिखकर 2 फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो जो फिक्स्ड एसेट आपने बेच दी, आपने उसके डेप्रीसिएशन को बाहर निकाल दिया। क्या ये बात सही है? क्रेडिट साइड पे बैलेंस कितना आ गया? 13,280। और लिखेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेगा डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अब ये बताइएगा क्या कोई एंट्री है जो वर्किंग कैपिटल में आनी चाहिए? नो, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज में नहीं है। क्या कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? यस, डेप्रीसिएशन 13,280। बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। जब आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना रहे थे तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखा था बाय फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट साइड। 2 फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। सिमिलरली क्रेडिट साइड आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। $6,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है, अब तक का डेप्रीसिएशन 4,800, आज की कीमत 1,200। हमने इसको बेचा कितने में है? 250 रुपए में। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, और बेचकर हमें लॉस कितना हुआ है? 950। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट बताइए। आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा है, वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस की एंट्री रिकॉर्ड हुई है, आपको रेक्टिफिकेशन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹950, 950 रुपए।
कोई एंट्री बच गई तो बताइए, कोई अकाउंट बच गया तो बताइए। हो गया सब कुछ। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड। फिर से बताइएगा। 63580। आपने लिखा 63580। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 63580। तो वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज के ट्रांजैक्शंस इधर लिखे हैं, डिक्रीज के ट्रांजैक्शंस इधर लिखे हैं। बैलेंसिंग फिगर एप्लीकेशन की तरफ अगर आ रहा है, फिर से बताइए। 70,800। दिस इज नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, दिस इज नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल बना सकते हैं आप। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट तो करंट है ही। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 86,300। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, ये बात हम मान चुके हैं और इसके लिए हम सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं। अब हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आएंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन मेरा ऐसा अंदाजा है इस क्वेश्चन का आंसर देने में हमें पूरे 1 घंटे का टाइम लग सकता है। ये लास्ट के लिए क्वेश्चन हमने छुपा के रखा हुआ है, आखिरी में इसको करेंगे। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, यानी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट अब इसके सामने कुछ भी नहीं। तो शुरू किया जाए फिर। आप देखिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है। आइए पढ़ते जाते हैं। करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स को टिक लगा लीजिए। पहले करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बस क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल को आपने टिक लगा लिया। करंट एसेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस यही है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। टैक्स जो है कभी भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं मानना चाहिए। हां, एक क्वेश्चन में हमने माना था, पर वो क्वेश्चन ने हमारे साथ जबरदस्ती करी थी, है ना, तभी हमको मानना पड़ गया था, वरना हम तो मानने के फेवर में नहीं थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, depreciation charge on building and plant and machinery during the year 2008-9, 50,000, 1,20,000 respectively. During the year, old machine costing rupees 1,50,000 sold for rupees 32,000. Its written down value 40,000 on the date of sale. Then, during the year, income tax for 2007-8 was assessed at rupees 76,000. A check of rupees 4,000 was received along with assessment order for assessment year towards refund of income tax paid in excess by way of advance tax in earlier year. Okay. Share premium account is used for premium to be paid on redemption of preference share and debentures. Okay.
preference shares of rupees 3 lakh which were due for redemption were redeemed during the year at premium of 5% out of proceeds of fresh issue of preference shares. Bonus shares were issued to existing equity shareholders at the rate of 1 share for every 5 share held on 31st March 2008 out of general reserve. Specifically वो बता रहे. Debentures were redeemed at the beginning of the year at premium of 3%. Interim dividend paid during the year rupees 50,000 and we are required to prepare funds flow statement. ठीक है, बनाइएगा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और साथ साथ बनाइएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाँ जी, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस रुपीस 2 लाख. अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है रुपीस 3 लाख. चलिए, ये आपने पहला काम किया, आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड किया. हाँ जी, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं. पहले है इक्विटी कैपिटल. कुछ कह नहीं सकते अकाउंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो चलिए बना ही लेते हैं फिर. इक्विटी कैपिटल अकाउंट. पहले लिखेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इक्विटी कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 10 lakhs, क्लोजिंग बैलेंस 12 lakhs. तो ये तो तय है कि आपका इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो गया है 2 lakhs. हाँ जी, आपका इक्विटी कैपिटल कितना इंक्रीज हो गया है 2 lakhs. ओके, ये कितना इंक्रीज हुआ है 2 लाख. और ये कैसे इंक्रीज हुआ है ये क्वेश्चन से पूछिए. वो कहते हैं बोनस शेयर इशू करे गए. और बोनस शेयर कैसे इशू करे गए ये भी हमें मालूम है. जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 1 शेयर का बोनस दिया गया. ऑब्वियसली अगर आपके पास 10 लाख के शेयर पहले से हैं तो और 5 और 1 के हिसाब से बोनस शेयर 2 लाख ही बनता है. 2 लाख ही बनना चाहिए ना. अब सवाल यह है कि ये पैसे कहां से उठाए गए. बाय जनरल रिजर्व. तो आप लिखेगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. चलिए, इक्विटी कैपिटल अकाउंट तो हमने बना दिया, पर बनाकर हमें कोई फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में कोई एंट्री आ नहीं रही और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कोई एंट्री भेजी नहीं. तो इसका मतलब इक्विटी कैपिटल अकाउंट बनाने का हमको कोई फायदा नहीं. खैर, अब आप एक काम करिएगा, अब आप बनाइएगा जनरल रिजर्व अकाउंट.
अच्छा, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस आपको कितना गिवन है, फिर से बताइए। 3,50,000। जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है, ₹2 लाख। ओपनिंग 3.5 लाख, क्लोजिंग 2 लाख। जब आपने इक्विटी कैपिटल की क्रेडिट साइड पर लिखा है बाय जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व की डेबिट साइड पर आना चाहिए 2 इक्विटी कैपिटल। कितना अमाउंट है, 2 लाख। अगर ओपनिंग बैलेंस 3.5 लाख था, उसमें से अगर 2 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, तो क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख कैसे आ सकता। इसका एक ही मतलब है कि आपने इस साल जनरल रिजर्व क्रिएट किया। तो आप लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट किया होगा। अब जनरल रिजर्व अकाउंट बन गया। वर्किंग कैपिटल पर कोई असर पड़ा है तो बताओ। नो। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एंट्री गई है? क्या जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर चार्ज किया जाए तो क्या आप इसे जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर मानते हैं? नो। इसकी करेक्शन एंट्री पास करिए। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड टू जनरल रिजर्व। ₹50,000, 50,000। अब ठीक है, मैं ये कह सकता हूं इक्विटी कैपिटल और जनरल रिजर्व दोनों बातों को समझा जा चुका है। आइएगा प्रेफरेंस कैपिटल की तरफ। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख। एडजस्टमेंट नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए। एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसमें लिखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए है, उसे रिडीम कर दीजिए और 5% प्रीमियम पर रिडीम करिए। क्या ये लिखा हुआ क्वेश्चन में? ठीक है, आइए रिडीम कर देते हैं। एप्लीकेशन साइड पे जाइएगा और लिखिएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम। आपने क्या लिखा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम। 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रीमियम। ₹3,15,000। इसमें 15,000 क्या है? प्रीमियम का पैसा आपने कहां से उठाया होगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या प्रीमियम का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाया गया था? तो जब आपसे गलती हुई नहीं, तो गलती को सुधार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन कहता है हम मानते हैं कि हमने प्रीमियम के 15,000 रुपए दिए हैं, लेकिन ये 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज नहीं करे गए। कहां से चार्ज करे गए? शेयर प्रीमियम से। ऐसा पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेगा कि देखो जी, आपने तो मुझे इसलिए बनाया है ताकि गलतियों को सुधारो। जब गलती हुई ही नहीं तो कैसे सुधारा जा सकता? अब हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेफरेंस कैपिटल में फिर वापस आइए। प्रेफरेंस कैपिटल में फिर वापस आइए। प्रेफरेंस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कैसे बना क्लोजिंग बैलेंस? आपने सारे तो रिडीम कर दिए, आपने नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें। कितने के?
इश्यू ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ₹5 लाख। इससे आपका वर्किंग कैपिटल जरूर बढ़ गया होगा। लायबिलिटी साइड पर आप देखते हैं, अगली एंट्री है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस बताइए 3 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस बताइए 1 लाख रुपए। आपने 2 लाख के डिवेंचर रिडीम करे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 में लिखा है कि 3% प्रीमियम पर रिडीम हुए हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। 2 लाख के डिवेंचर अगर 3% प्रीमियम पर रिडीम करे जाएं तो पेमेंट कितनी हो गई? 2,06,000। 6,000 क्या है? प्रीमियम। कहां से उठाया गया? यानी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। 15,000 और 6,000 का टोटल कितना हुआ? 21,000। क्या टोटल हुआ? 21,000। और ये कहां से उठाया गया? शेयर प्रीमियम से। शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाइए, लायबिलिटी साइड पे लिखा है ओपनिंग बैलेंस 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,000। आपने शेयर प्रीमियम के पैसे को 21,000 इस्तेमाल करा है, उसकी डिटेल साफ नजर आ रही है। 15,000 यहां और 6,000 यहां। ओके, बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़े। क्या डिवेंचर्स के मैटर को आपने डील कर लिया? नहीं, पूरी तरह डील नहीं करा है। एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। मत भूलिए डिवेंचर 3 लाख के थे, आपने 2 लाख के रिडीम कर दिए, चलो माना, पर अभी 1 लाख के डिवेंचर बचे नहीं। क्या उसके ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं? 1 लाख 8%, 8,000 बनता है। क्या आपने वो 8,000 नहीं पे करे होंगे? अगर नहीं पे करे थे तो ये बात लायबिलिटी साइड पे लिखी होनी चाहिए कि हमने अभी तक डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दिया है। चूंकि लायबिलिटी साइड पे नहीं लिखा है, इसका मतलब हमने इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। एंट्री रही होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं फिर से बता रहा हूं, डिवेंचर 3 लाख के थे, उसमें से 2 लाख के रिडीम हो गए हैं, पहले दिन रिडीम हुए हैं, पर 1 लाख के डिवेंचर पूरे साल हैं आपके पास, उसका 8% 8,000 रुपए। डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री ऐसी ही होती है ना, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दूसरी ट्रांसफर एंट्री बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही बना होगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और जब आप कहते हैं कि आपने डिवेंचर इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, तो इससे वर्किंग कैपिटल कम हो जाना चाहिए। और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ₹8,000। ओके, अब मैं ये कह सकता हूं डिबेंचर्स के मामले को पूरी तरह डील किया जा चुका है। जो रिडीम हुए उनके बारे में भी बात हुई, जो रिडीम नहीं हुए उनके बारे में भी बात हो गई। अब बताएंगे अगली एंट्री कौन सी? टैक्स और डिविडेंड ना, टैक्स और डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन क्या कहता है?
मेरा मतलब है, क्या नीचे कोई एडजस्टमेंट है प्रोपोज डिविडेंड के कंटेक्स्ट में? अगर नहीं है तो पिछले साल वाला जो डिविडेंड है उससे आप इस साल पे करिए 1,50,000 पे। और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लिखें। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड कितना लास्ट में है? 50,000। हाँ, तो लायबिलिटी साइड में लास्ट एंट्री कौन सी बनती है अब? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सी एडजस्टमेंट पड़ी जाए? एडजस्टमेंट नंबर 3। और एसेट साइड पर भी कुछ लिखा हुआ है। तो आइए टैक्स के ऊपर डिस्कशन शुरू करें, और यह डिस्कशन काफी देर तक जा सकता है। और हम एक अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट का नाम है इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम टैक्स अकाउंट, हाँ जी। मैंने आपको कहा है डिस्कशन थोड़ी देर तक जा सकता ना। देखिए, जब आप इनकम टैक्स की पढ़ाई शुरू करते हैं तो एक बात जानबूझकर सारे टीचर आपको पहली क्लास में गलत पढ़ाते हैं, और उसको गलत पढ़ाने में स्टूडेंट का फायदा है, इसलिए सारे टीचर ऐसा काम करते हैं। यह स्टूडेंट के फायदे में करा जाता है, और वो बात ये पढ़ाई जाती है कि इनकम जो इस साल अर्न करी जाती है उस पर टैक्स अगले साल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी जाती है और असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है। आप लोग अगर आजकल इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ये बात मानते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ऑफ कोर्स ये बात आपके फायदे में बताई गई है। जब आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, उस चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स, तब टीचर आपके सामने यह खुलासा करेगा कि भाई मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। वो लास्ट चैप्टर से पहले नहीं कहेगा, कोई टीचर नहीं कहता। वो कहेगा जी ऐसा है, अब झूठ चलता है मार्केट में तो चलता है, सारे बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि असल कानूनी स्थिति तो यह है कि इस साल की इनकम पर टैक्स इसी साल देना होता है, उसको एडवांस टैक्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ऐसा शुरू में ये बातें बताने से ना स्टूडेंट के फायदे में नहीं आती बात, फिर कंसेप्ट उसका कमजोर हो सकता है, इसलिए जानबूझ के झूठ बताओ उसको। बाद में स्थिति स्पष्ट कर देंगे, वो बात का मामला है ना। हां, तो मैं आपको अभी से बता दूं, इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि इस साल का टैक्स इसी साल देना पड़ता है, और उसको हम लोग कहते हैं एडवांस टैक्स। अच्छा, अकाउंट्स के स्टूडेंट को यहां सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, कहते जी एक बात बताइए, एडवांस रेंट किसे कहते हैं? हमने कहा जी जो रेंट अगले साल देना था इस साल दे दिया। अच्छा, एडवांस सैलरी किसको बोलते हैं?
जो सैलरी अगले साल देनी थी इसी साल दे दी, तो एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं? इसी साल का टैक्स इसी साल दे दिया, तो फिर ये एडवांस कैसे हुआ? फिर आप इसे एडवांस क्यों बोल रहे हैं? आप ही बताइए, एडवांस इसी साल के टैक्स को अगर इसी साल दे दिया जाए तो ये एडवांस किस हिसाब से बनता है भाई? इसका मतलब यह हो गया कि जो इनकम टैक्स लॉ जिन लोगों ने बनाया उनसे वाकई में गलती हुई, उनको एडवांस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अकाउंट्स का स्टूडेंट एडवांस टैक्स का गलत मतलब निकालता है। वो एडवांस टैक्स को एडवांस रेंट, एडवांस सैलरी से कंपेयर कर रहा है, और वो कहता है जी जो मतलब एडवांस रेंट का है वो मतलब एडवांस टैक्स का नहीं बनता है। ठीक है, मैं खुद मानता हूं कि इनकम टैक्स लॉ में एडवांस शब्द गलत इस्तेमाल हुआ। मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड बन रहा है, दूसरे शब्दों में जो नया इनकम टैक्स लॉ बन रहा है, उसमें एडवांस टैक्स में से एडवांस शब्द को हटाया जा रहा है और एडवांस टैक्स के बदले टर्म यूज किया जाएगा करंट टैक्स। आगे से कोई एडवांस टैक्स नहीं बोलेगा, लेकिन वो तब होगा जब नया इनकम टैक्स लॉ बनकर आएगा, तब लोग बोला करेंगे आइए करंट टैक्स पे करें, तब शायद किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। करंट टैक्स बोलोगे तो कोई कंफ्यूजन थोड़ी, पर बेहतर होगा हम इस मुद्दे को यहां छोड़ें, हमें और भी बड़ी सारी बातें डिस्कस करनी है। तो अब हम एडवांस टैक्स में एडवांस शब्द को लेकर ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, बात को खत्म करें। जो हुआ है, जो गलती पुरानी चली आ रही है, अब वो चली आ रही है, आप और मैं उसे एक दिन में तो बदल नहीं सकते। हम अपने मैटर पर आए। लायबिलिटी साइड कहती है कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है 70,000, क्या ये लिखा हुआ है? एसेट साइड कहती है आप दे भी चुके 80,000। अगर मैंने किसी को 70,000 देने थे और मैं 10,000 दे चुका हूं, 80,000 दे चुका हूं, क्या इसका मतलब है कि मैंने 10,000 फालतू दे दिए हैं? क्या इसका मतलब है मैंने 10,000 फालतू दे दिए हैं? फालतू दे देना क्या ये एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आना चाहिए। तो आइए लिखें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखें 80,000 माइनस 70,000 रुपीस 10,000। ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं। मैंने 10,000 फालतू दे रखे हैं जी, ये मेरी एसेट है। क्यों दिए फालतू? क्यों दिए फालतू? अच्छा, एडवांस टैक्स एक्चुअली एस्टिमेशन बेसिस पर होता है और एस्टिमेशन गलत हो सकता है, ऑब्वियसली गलत होता ही होगा। एक बार फिर से, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा मैंने 70,000 देने हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के 10,000 फालतू दिए, जानबूझ के। क्यों फालतू दिए? देखो इनकम टैक्स लॉ समझो, इस साल रिटर्न भरी जाएगी, उसके बाद क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करने में टाइम लेता। मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर कहता है आपको कि भाई साहब आपको तो टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता, आपका टैक्स 70,000 है ही नहीं, पता नहीं कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। हमने पता कर लिया है आपका टैक्स है 75,000 और हम कह रहे हैं, तो हम ठीक कह रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आइए अदालत में चलते हैं। आपने कहा नहीं ठीक है, ओके ठीक। आपने कहा फिर अब क्या करें? क्या करें मतलब लो 5,000 रुपए और दो। और पता है ये 5,000 रुपए पिछले साल आ जाने चाहिए थे, अब ये 5,000 अकेले नहीं आएंगे, इंटरेस्ट के साथ आएंगे। बिजनेसमैन कहता जी ये तो दोहरी मार पड़ गई मेरे को, एक तो मैं 5,000 भी दूं और उस पर मैं इंटरेस्ट भी दूं। बताओ इंटरेस्ट कैसे बचाया जा सकता? पहले से ज्यादा दे दो, पहले से ज्यादा दे दो। को जी मेरे पैसे आपके पास पड़े तो हैं, एडजस्ट कर लो, पैसे तो मैंने पहले ही जमा करा रखे हैं, अब तो मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, है कि नहीं?
अच्छा, मान लो पैसे जरा ज्यादा ही ज्यादा पाए गए, है ना, तो वो वापस आएंगे, आगे सुने, वापस आएंगे। अब अकेले वापस नहीं आएंगे, इंटरेस्ट के साथ वापस आएंगे। तो दो फायदे हुए कि नहीं? मैं खुद इंटरेस्ट की पेमेंट बचाना चाहता हूं और मैं खुद इंटरेस्ट कमाना भी चाहता हूं, ऐसा हो गया ना। पर मैं फिर जानबूझ के इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन रोकना चाहता हूं, वरना आप मुझसे और भी सवाल पूछोगे कि जी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कौन से रेट पर कैलकुलेट होता है, किस अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट होता है। मैं अपने आप को सेक्शन 234 ABC में नहीं लेके जाना चाहता हूं। हमारे को इससे क्या लेना देना? हम अपने विषय से भटकना नहीं चाहते, है कि नहीं? अभी और भी इसके ऊपर काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन होना है। अपने मुद्दे की बात हम कर नहीं रहे और इधर उधर की बेकार की बातें करी जा रहे। हां, सुनिए सुनिए, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर आया जिसमें लिखा है आपका इनकम टैक्स 70,000 नहीं है, 76,000 है। आप गलत सोचते हैं कि आपका टैक्स 70,000 है। हमने पता कर लिया है कि आपका टैक्स 76,000 है। 6,000 पे और दीजिए। आपने कहा मैं 6,000 दूं? क्या कह रहे हो भाई साहब? आप मेरे 4,000 लौटाओ। मैंने ऑलरेडी 10,000 फालतू दे रखे, एडजस्ट कर लो, 4,000 वापस करो। असेसिंग ऑफिसर ने कहा हाँ सॉरी मैं तो भूल ही गया था, मैंने एडजस्ट कर भी लिए और मैं आपको बाकी के 4,000 रुपए लौटा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 में स्पष्ट शब्दों में यह बात कही गई है ना, यही कहा गया ना। आइए इनकम टैक्स अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखेगा बाय बैंक अकाउंट रिफंड। कितना पैसा वापस आ रहा है? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए वापस आ गए ना। रह गया सवाल बाकी 6,000 का। अब डेबिट साइड पे 10,000 लिखा है तो क्रेडिट साइड पे भी तो 10,000 आना ही पड़ेगा ना। 4,000 लिख दिया और 6,000 भी तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो डेबिट क्रेडिट इक्वल बनेगा। अब है क्या ये 6,000? ओके सुनेगा, जेन्युइन इनकम टैक्स ऑफ लास्ट ईयर ascertained इन दिस ईयर। पिछले साल का जेन्युइन इनकम टैक्स जिसका पता हमें इस साल चला है। क्या ये मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर हमें इसका पता पिछले ही साल चल गया होता तो फिर बात ही क्या थी। ये जेन्युइन इनकम टैक्स है लेकिन ये पिछले साल का, तो इसे पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना चाहिए। हम गए पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने आने में थोड़ी देर कर दी, हम तो अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। आप समझा करो, अकाउंट रीओपन नहीं होता। और ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, अकाउंट रीओपन नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीओपन नहीं होता। हमने कहा देखो अच्छे बुरे फंसे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। इनकम टैक्स जेन्युइन है, पिछले साल का है, और पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने एंड नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा, हम अंदर भी नहीं जा सकते। अब क्या करें बताइए? हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है, हमें इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्पेशल रिक्वेस्ट करनी होगी कि भाई साहब प्लीज एडजस्ट कर। लिखेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेगा एक्सेस इनकम टैक्स ऑफ लास्ट ईयर, एक्सेस इनकम टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल का एक्सेस इनकम टैक्स जिसका इस साल हमें पता चला और इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने चार्ज करवाया मजबूरी में। मजबूरी है भाई,
प्रॉफिट, देखो भैया फाइनेंशियल बुक्स में बड़ी मजबूरियां काम करती। अब एक बात बड़ी अजीब सी लगती है, पिछले साल का खर्चा इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सुनकर अजीब नहीं लगता? देखो भैया, वी डू नॉट लिव इन ए परफेक्ट वर्ल्ड, है ना? सही बात है कि सारी बातें जो है वह आदर्श स्थिति में काम नहीं करती है ना, हम भी क्या करें। आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हो 2 बैड डेब्ट्स, लिखा है कि अभी नहीं लिखा? कभी आपने सोचा कि जब पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा था तो आपने लिखा था क्रेडिट सेल, क्या ये बात सही? अच्छा, वो पैसे नहीं मिले इसका पता हमें इस साल चला, सेल पिछले साल की थी, पैसे नहीं मिलेंगे पता इस साल चला। अब बताओ बैड डेट कहां लिखोगे? दूसरे साल में लिखोगे? कितनी अजीब सी बात है। सेल पिछले साल लिखी, बैड डेट इस साल लिखोगे? इसका मतलब पिछले साल आपकी इनकम बिना बात के बढ़ी हुई है और इस साल आपकी इनकम बिना बात के घटी हुई है। दोनों बातें गलत। पिछले साल का प्रॉफिट भी गलत है और इस साल का प्रॉफिट भी गलत है। लेकिन जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। भाई, जब पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा था तो हमें क्या ख्वाब आएगा कि जी अब ये कस्टमर पैसे नहीं देगा, हम बताइए करें तो क्या करें? मैं ऐसे क्रिटिसिज्म करना आसान काम है, या तो आपको इलाज बताइए। तो जब जिस आदमी के पास सॉल्यूशन ही नहीं है, बेहतर है कि वो सिस्टम को क्रिटिसाइज ना करे। सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रिटिसिज्म का अधिकार मिलना चाहिए कि जो सिस्टम को बदलने का भी काबिलियत रखते हो। जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सिस्टम को क्रिटिसाइज करके क्या मिलेगा? जो है सो है, यही चला रहा है, और क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, यही सिस्टम है, यही चला रहा है। तो इसीलिए अगर पिछले साल का बढ़ा हुआ इनकम टैक्स इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है तो कम से कम आ तो रहा है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, या लिखो या ना लिखो, अरे कम से कम लिख तो लो। बड़े ही गलत ढंग से लिख रहे हैं पर लिख तो रहे हैं, है कि नहीं? लोग तो क्रिटिसाइज करते ही। जैसे मान लीजिए, मतलब इसके अगेंस्ट भी बड़े, इस पॉइंट के अगेंस्ट बड़ी स्ट्रांग बातें कही जाती हैं। कई लोग कहते हैं कंसेप्ट गलत है, गलत है, एकदम गलत। हमने पूछा क्या गलती है? कहते मान लो आज से 2 साल पहले जब हम 11वीं क्लास में थे, हमें तब मैथमेटिक्स में जो नंबर मिले थे ना, वो असल में टीचर ने ना जानबूझ के 5 नंबर कम दे दिए थे। और पता है आज हमने खबर निकलवा ली, साबित हो गया। तो आपकी दलील तो ये कह रही है कि आइए वो 5 नंबर सीए की मार्कशीट में ऐड कर ले। वेरी सरप्राइजिंगली आपका लॉजिक कहां तक दम रखता। 11वीं क्लास के खराब नंबर सीए की मार्कशीट में कैसे ऐड हो सकते हैं? आप जो बात कह रहे हो इसमें कोई लॉजिक भी है कि नहीं? हम एक ही बात कहेंगे, देखिए साहब परिस्थितियां बदल रही, वो मार्कशीट के केस में वो बात वैलिड नहीं बनती, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग पैरामीटर पर काम करते हैं। आप एक जगह का लॉजिक दूसरी जगह फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिन परिस्थितियों में काम करते हैं वहां ये सिस्टम फिट बैठता है, वहां वो सिस्टम फिट नहीं बैठ सकता। 6ठी क्लास के नंबर 8वीं क्लास में थोड़ी ऐड हो सकते हैं, ये तो सारे जानते हैं। लेकिन वो एक अलग लॉजिक है और ये एक अलग लॉजिक है। ग्राउंड रियलिटीज हर जगह की अलग अलग होती। क्या आपको लगता है कि 10,000 पर प्रॉपर डिस्कशन हो गया? बेहतर होगा अब हम इस साल पर बात करें। अब आप लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर से लिखेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर से, और इसके ब्रैकेट में लिखेगा इनकम टैक्स ऑफ करंट ईयर। इनकम टैक्स ऑफ करंट ईयर
ये कहां लिखा है? लायबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखा है? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए। कहां लिखा है? लायबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 लिखा है कि नहीं? इसका मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,06,000 लिखे। 1,00,000 खुद का अपने साल का, 6,000 पिछले साल का बढ़ा हुआ। आपने दो लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब लिखिए टू बैंक अकाउंट। जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यह कहता है कि आपने गवर्नमेंट के 1,00,000 रुपए देने हैं, तो जरा एसेट साइड देखकर बताएगा कि दिए कितने हैं? 1,05,000 लिखा है एसेट साइड पर। आपने 1,05,000 दिए। अरे जब देने 1,00,000 रुपए थे, दे दिए 1,05,000, क्या आपने 5,000 फालतू दे दिए हैं? तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए। देखिए अकाउंट मिल गया। जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे दो अलग अलग मैटर्स हैं जिनको आपस में मिलाने की जरूरत नहीं। लाइन से ऊपर कुछ और डिस्कशन हो रहा था, लाइन से नीचे कुछ और डिस्कशन हो रहा है। लाइन से नीचे इस साल की खुद की सिचुएशन है, लाइन से ऊपर पिछले साल की सिचुएशन है। क्या मैं ये समझूं कि आपको इनकम टैक्स अकाउंट समझ में आ गया, एनालिटिकली भी समझ में आ गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अकाउंट्स के टीचर पढ़ाते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में 3-3 अकाउंट बना देते हैं, है ना, फालतू में, बिना मतलब के, जबकि एक अकाउंट पूरी सिचुएशन को समझा रहा है कि कैसे सिचुएशन डील करी जाती। ये सबसे बढ़िया तरीका है बात को कहने का और समझने का। एकदम परफेक्ट एनालिटिकल डिस्कशन है इसके अंदर। हां जी, वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट डिस्कस करें। आपको 4,000 का इनकम टैक्स रिफंड हुआ है, वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ गया। और आपने जो पेमेंट करी है 1,05,000, आपका वर्किंग कैपिटल कम हो गया। ठीक है ना? वर्किंग कैपिटल का मैटर डिस्कस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गलतियों को सुधारें। ये दो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई है। टू प्रोविजन फॉर टैक्स, $1,06,000, 1,06,000 रुपए। सारी बातें डिस्कस हो गई ना? चलिए अब आगे बढ़ें। एसेट साइड पर आइएगा। सबसे नीचे लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 40,000 का 35,000 हो गया। आपने 5,000 इसको राइट ऑफ किया है। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 5,000 रुपए। एडवांस टैक्स डील हो गया है, करंट एसेट्स को भूल जाइए। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में कोई फर्क नहीं, तो जी हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, है ना? और क्या, हम भी फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं।
लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6 लाख। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख। डेप्रीसिएशन कितना है? पॉइंट नंबर 1 में लिखा है 50,000 रुपए। 50,000 है ना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रीसिएशन। कोई और एडजस्टमेंट है? अगर नहीं है तो डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आ रहा है 1,50,000 वो आपने परचेज करा है टू बैंक अकाउंट परचेज। हां जी, ओके। वर्किंग कैपिटल का असर 1,50,000 से पेमेंट करी है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाना चाहिए। और डेप्रीसिएशन की करेक्शन एंट्री रिकॉर्ड करें। लैंड एंड बिल्डिंग को डील करने के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बताएं। 9 लाख। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस बताएं। 11 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है कि प्लांट मशीनरी का डेप्रीसिएशन है 1,20,000 रुपए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रीसिएशन 1,20,000 रुपए। यस, 1,20,000। पॉइंट नंबर 2, पुरानी मशीन जो कभी 1.5 लाख की खरीदी गई थी, आज जिसकी कीमत 40,000 है, हमने उसे 32,000 में बेच दिया, तो बाय बैंक अकाउंट सेल 32,000 पे और बेचकर लॉस कितना हो गया? 8,000 का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल, बेकार की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1.5 लाख है, हमें उससे क्या लेना देना फिर? डेबिट साइड पे डिफरेंस 3,60,000। $3,60,000। वर्किंग कैपिटल का असर डिस्कस कर लेते हैं। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 32,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 करेक्शंस हैं। एक है टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ
प्लांट एंड मशीनरी 8,000। ठीक है ना? कुछ बचा है क्या? हां जी, सब कुछ डिस्कस हो गया है। क्रेडिट साइड बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आपने बताया 7,57,000 7,57,000। $7,57,000। इधर बैलेंस है कितना? बैलेंस है आप अपने इस आंसर को कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं शेड्यूल बना के। अब एक बात ध्यान से सुनेगा, जो अगला चैप्टर शुरू होगा उसका नाम है कैपिटल बजटिंग, जो आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक आपने जितना टाइम लगाया है, जितना टाइम आपका अभी तक लगा है एफएम में, उतने ही टाइम को अगर और लगाया जाए तो कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर हो जाएगा। मतलब लीवरेज के शुरू से लेकर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के खत्म करने तक का जितना टाइम आपका लगा है, इतने ही टाइम में कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर होगा। इसका मतलब यह चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। और उस चैप्टर में से तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा। और जो स्टूडेंट्स इस समय सैटेलाइट सेंटर पर सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपको एक अलग से असाइनमेंट मिलेगा, वो आप अपने लोकल सेंटर से जरूर अगली क्लास में ले लीजिएगा। वो एक असाइनमेंट ऐसा है जिसको बेस बनाकर कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चन डील करे जाते हैं। जैसे वो स्टैटिस्टिक्स में होता है ना लॉग टेबल, कुछ वैसा ही है, कुछ वैसा ही है। वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। मेरी तरफ से आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम अगली क्लास में कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।